हेलो नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मौसम ठंडी का चल रहा है, अपना ध्यान रखिए। मैं भी अपना ध्यान तो रख रहा था, लेकिन थोड़ा सा गले में खराश, खांसी का, सर्दी का मौसम चल रहा है। लेकिन आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम है, तो आप लोग अपने खान पान में विशेष ध्यान रखिए। असंयमित खान पान ना करिए, नहीं तो आप लोगों का साल ख़राब हो सकता है। तो दोस्तों, मैं यही दुआ करूंगा भगवान से कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुंदर रहें, मस्त रहें, खेले कूदे, खाए पिए और मस्त अच्छे ढंग से पढ़ाई करके इस बोर्ड क्लास में हमें जो है मिशन 100% लाना है दोस्तों। और आप लोग लाएंगे, इतना मुझे यकीन है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले फिर से वही कहूँगा दोस्तों, और आप लोगों को करना है लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, है ना। आप लोगों की सहायता से ही मैं तो आगे बढ़ पाऊँगा, है ना। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ हूँ, हो सकता है ये वीडियो पहले लाइव हो या वो वाला लाइव हो। उसमें मैंने आप लोगों को पूरा सिलेबस का, अकाउंट के सिलेबस का बता दिया है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। मिशन 100% दोस्तों, उसको अगर आपने अच्छे से फॉलो किया, आज के दिन को लेकर के लगभग 37 से 38 दिन आप लोगों के पास बचा है लेखा शास्त्र के पेपर के लिए, एग्ज़ाम के लिए। तो इसमें अगर आप लोगों ने सही ढंग से ध्यान दिया, और अगर आप लोगों ने जो इसी चैनल पर मैंने जो है अपना टाइम टेबल बना करके डाला है आप लोगों के लिए, और उससे संबंधित कुछ नियम और शर्तें बताया हुआ है, उसको अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो निश्चित ही अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में और अन्य जो विषय हैं आपके, उसमें भी आप बहुत बेहतर अंक लेकर के पास होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग जो भी हो मेरा चैनल देख रहे हैं, किसी प्रकार को आपकी समस्या आ रही है, प्रश्नों से संबंधित कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप चैनल का लिंक है और टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों। तो आप उसमें जो है जा करके मुझसे जुड़िए और अपने सवाल मुझको भेजिए। मैं निश्चित ही उन सवालों पर आपको जो है वीडियो बना करके इसी चैनल पर डालूँगा। तो दोस्तों, पीछे भी आपका जो है कई वीडियो मैंने डाला हुआ है। मैंने जो है अध्याय 1 को 3 वीडियो बना करके अलग अलग आपको क्या पढ़ना है, कौन कौन से प्रश्न आएंगे, ऐसे प्रश्नों को पूरा बना करके आप लोगों को उपलब्ध कराया है। तो उसको भी देखिए और लाइक करिए और शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ही करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अध्याय 2 की तरफ से, जिसका नाम है ख्याति एवं साझेदार का प्रवेश। ऐसे ये नाम में जुड़ा नहीं है, लेकिन सिलेबस में है। ये पिछले वर्षों तक ख्याति का अलग से अध्याय हुआ करता था, लेकिन अब इसको जो है एक ही में मर्ज कर दिया गया अध्याय 2 में, ख्याति एवं साझेदार का प्रवेश। ठीक है दोस्तों, तो ख्याति क्या होता है, एक सरसरी तौर पर देखा जाए तो ख्याति क्या होता है। ख्याति जो है किसी भी व्यापार का, अन्य उसी की प्रकार के जो व्यापार होते हैं उसकी तुलना में जो अतिरिक्त लाभ कमाता है, वही उसका ख्याति होता है। ख्याति की वजह से ही वो लाभ कमा पाता है, सुनाम, अच्छा नाम। ठीक है दोस्तों, जिसकी वजह से उस व्यवसाय को जानते हैं वही ख्याति है। इसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इसका कोई मूर्त रूप नहीं होता, अर्थात यह अमूर्त है। और इसी कारण ये स्थायी संपत्ति तो है, लेकिन इस पर कोई ह्रास नहीं काटा जाता, ना ही पुस्तकों में इसका लेखांकन लगातार चलते रहता है। इसको जो है क्या करते हैं, हम अपलिखित कर देते हैं लाभ से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसमें जो है हमारे अध्याय 2 में ख्याति एवं साझेदार का प्रवेश, मिशन 100% ब्लूप्रिंट के हिसाब से इसमें से आएंगे एक एक अंक वाले 2 प्रश्न, एक थ्योरी और एक न्यूमेरिकल, और एक 4 सॉरी दोस्तों, एक 4 अंक का प्रश्न आएगा जो कि न्यूमेरिकल रहेगा, तो उसको भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, टॉप 20 एमसीक्यू जो है, अब इसमें एमसीक्यू भी रहेगा आपका, हो सकता है कि खाली स्थान भी आ जाए, और एक एक अंक वाले प्रश्न आएंगे। टॉप 20 दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों में से हर साल बार बार प्रश्न आ रहे हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, उत्तर को भी आप जो है मुझे कमेंट करते जाइए। क्या है, ख्याति एक खाली स्थान संपत्ति है। कौन सी संपत्ति है दोस्तों, ए मूर्त है, बी अमूर्त स्थायी, सी चल अस्थायी और डी कृत्रिम। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों अमूर्त। अमूर्त मतलब वो जो मूर्त रूप नहीं है। मूर्त कौन सा है, जो हमें साक्षात दिखाई देता है, देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो होता है मूर्त। अमूर्त जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, तो ये हो गया अमूर्त। तो ख्याति क्या है, अमूर्त, और स्थायी है। ठीक है दोस्तों, इसका एक मूल्य जब निकाल लिए जाते हैं तो इसके मूल्य में लगातार वृद्धि होती है जब तक व्यापार है तब तक। अगर व्यापार बहुत नुकसान में जा रहा है तभी उसका जो माइनस में जाता है, लेकिन माइनस में नहीं होती ख्याति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य लाभ दूसरा नंबर का, पहला तो हो गया। सामान्य लाभ तथा वास्तविक लाभ के अंतर को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सामान्य लाभ जो अधिकतर फर्म कमा रही है वो सामान्य लाभ हो गया। ठीक, और वास्तविक लाभ जो भी आप कमाए हो क्या हो गया, वास्तविक लाभ हो गया। तो फिर उन दोनों के अंतर को क्या कहा जाता है, अधिलाभ, सामान्य लाभ, ख्याति लाभ। क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहा जाता है अधिलाभ। अधिलाभ बराबर सूत्र क्या होगा, सामान्य लाभ माइनस वास्तविक लाभ। ऐसी होगा सूत्र, नहीं दोस्तों, वास्तविक लाभ माइनस
सामान्य लाभ, ये सही सूत्र होगा। वास्तविक लाभ ज़्यादा रहेगा, सामान्य लाभ कम रहेगा, तभी तो अधिलाभ निकलेगा ना। ठीक है, फिर जो है तीसरा नंबर देखते हैं, किस ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होता है। ख्याति के हमने जो स्वभाव पढ़े हुए हैं, चूहे के स्वभाव की ख्याति, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति, खरगोश के स्वभाव की ख्याति, विचित्र प्रकार के स्वभाव की ख्याति। तो ख्याति कौन से ख्याति का मूल्य सर्वाधिक होता है? चूहे के स्वभाव की, कुत्ते के स्वभाव की, बिल्ली के स्वभाव की या खरगोश के स्वभाव की? किसकी होती है दोस्तों? बिल्ली के स्वभाव की ख्याति के जो है मूल्य ज़्यादा होता है, क्योंकि बिल्ली जो है मालिक आए जाए उससे कोई मतलब नहीं रहता, वो एक स्थान विशेष में लंबे समय तक टिकी रहती है। इस कारण बिल्ली के स्वभाव की ख्याति का मूल्य ज़्यादा होता है। सबसे कम मूल्य किस ख्याति का होता है दोस्तों? सबसे कम मूल्य होता है चूहे के स्वभाव की ख्याति का। इनमें से देखेंगे तो ठीक है, कुत्ते के स्वभाव की, बिल्ली के स्वभाव की और चूहे के स्वभाव की ख्याति में से, तीनों में से और एक सभी की, तो डी नहीं आएगा, इसमें आएगा चूहे के स्वभाव की ख्याति की। इसका मूल्य सबसे क्या होता है? कम होता है, क्योंकि चूहा का आदत क्या होता है? वो बार बार जगह बदलते रहता है। आपके घर में है, कल दूसरे के घर में चला जाएगा। चूहिया रहती है, थोड़ा टिकती है, बच्चे देती है इस कारण। फिर देखते हैं 5 नंबर प्रश्न, क्या ख्याति पर ह्रास लगता है? ठीक है दोस्तों, क्या ख्याति पर ह्रास लगता है? तो इसका उत्तर आएगा नहीं, ख्याति पर ह्रास नहीं लगता है, या ख्याति पर ह्रास नहीं लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ख्याति क्या है? स्थायी संपत्ति तो है लेकिन अमूर्त है। ठीक है दोस्तों, तो ह्रास नहीं लगता है। उसके बाद जो है अपना 6वां नंबर का प्रश्न है, नए साझेदार को पुराने साझेदार द्वारा अपने हिस्से से हिस्सा देना कहलाता है। ठीक है, नए साझेदार को जब प्रवेश होता है नया साझेदार, तो पुराने साझेदार अपने हिस्से को उसको देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहा जाता है त्याग। तो त्याग अनुपात रहेगा उसका उत्तर। ठीक है दोस्तों, इसका उत्तर क्या रहेगा? त्याग अनुपात। लेखांकन प्रमाप 10 संबंधित है, किससे संबंधित है? लेखांकन प्रमाप 10 जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है, वो किससे संबंधित है? दायित्वों से, ख्याति एवं स्थायी संपत्ति से, कृत्रिम संपत्ति से, पूंजी से। किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है हमारे ख्याति एवं स्थायी संपत्ति से। आप जो है 11th में आपने जो लेखांकन प्रमाप पढ़ा है, तो उसमें पूरे जो है लेखांकन का दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, स्टैंडर्ड का कौन कौन से AS 1, AS 10, AS 7 जो भी दिया हुआ है, तो ख्याति एवं स्थायी संपत्ति से। त्याग अनुपात का सूत्र, त्याग अनुपात का सूत्र क्या होता है दोस्तों? आप लोग बताइए, त्याग अनुपात का सूत्र क्या होता है, या त्याग अनुपात का सूत्र होता है, कौन सा सूत्र होता है? तो इसमें आएगा त्याग अनुपात बराबर, अब साझेदारों ने अपने हिस्से का त्याग कर दिया है, तो पुराना अनुपात छोटा हो जाएगा, है ना। तो त्याग अनुपात बराबर क्या हो जाएगा? और नया अनुपात जो है, पुराना अनुपात बड़ा रहेगा और नया अनुपात जो है छोटा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो नया रहेगा तो पुराना अनुपात बड़ा रहेगा, तो उसको सामने लिखेंगे, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। गणित के नियम को पालन करना है सब जगह, बड़े को सामने, छोटे को पीछे लिखा जाता है, क्योंकि इस अनुपात से ही निकाल करके त्याग किया गया है। ठीक है, तो नया अनुपात छोटा रहेगा, तो त्याग अनुपात बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, नफा के अनुपात का सूत्र है या नफे के अनुपात का सूत्र है, तो इसका जस्ट उल्टा कर देंगे दोस्तों। अब नफे का अनुपात मतलब कोई साझेदार निवृत्त हो गया, तो उसके हिस्से का अनुपात जो विद्यमान साझेदार है उनको प्राप्त होगा, तो जब उनको प्राप्त होगा मतलब उनका ज़्यादा हो गया, अर्थात क्या हो गया? नया अनुपात बड़ा रहेगा। तो नफा के अनुपात बराबर, नफा अनुपात बराबर क्या रहेगा? नया अनुपात बड़ा रहेगा, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ठीक है, हो गया दोस्तों। चलिए देखते हैं 10वां नंबर का प्रश्न है, क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्ति। क्रय प्रतिफल, कोई भी चीज़ आप ले रहे हो, संपत्ति ले रहे हो, व्यवसाय वगैरह ले रहे हो, ठीक है, तो वो आपने जो चुकाया है उससे माइनस करोगे जो आपने संपत्ति आपको जो प्राप्त हुई शुद्ध संपत्ति, तो आपको क्या प्राप्त होगा? ख्याति प्राप्त होगा, दायित्व प्राप्त होगा, पूंजी प्राप्त होगा कि रोकड़ प्राप्त होगा? क्या प्राप्त होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा ख्याति। ठीक है दोस्तों, ख्याति, क्योंकि ख्याति के लिए हम अतिरिक्त राशि चुकाते हैं जो संपत्तियां वगैरह खरीदे। आप लोग देखे होंगे कि इसका वैल्यूएशन इतना निकाला गया है, तो उनके संपत्ति को अगर निकालते हैं, वैल्यूएशन करते हैं केवल संपत्तियों का, तो उतना वैल्यूएशन नहीं जाएगा। हजारों करोड़ों में वैल्यूएशन निकल रहा है आजकल कंपनियों का, तो वो जो है उनके नाम सुनाम का भी वैल्यूएशन निकाला जाता है। ठीक है, तो मूल्यांकन किया जाता है, तो उनके संपत्ति की अपेक्षा उनके सुनाम का जो मूल्य होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वही है ख्याति। अब देखते हैं 11 नंबर प्रश्न, किसका स्वभाव ख्याति से संबंध नहीं रखता है? ठीक है, तो ख्याति का आपने जो प्रकार पढ़े हुए हैं, है ना, तो उसी में से याद रखना है। और किसका स्वभाव मेल नहीं खाता ख्याति से? ए बिल्ली का, बी खरगोश का, सी कुत्ता का, डी बैल का। किसका स्वभाव है दोस्तों? बिल्ली के स्वभाव की ख्याति होती है, खरगोश के स्वभाव की होती है, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति होती है, डी बैल के स्वभाव की ख्याति नहीं होती है। इसका स्वभाव जो है ख्याति से मैच नहीं खाता है। फिर देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, अधिलाभ का सूत्र है।
देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे प्रश्न जो है आपको जो सामने भी दिखे होंगे और लास्ट दिख भी रहा है, तो प्रश्न को जो है घुमा करके पूछा जाता है। प्रश्न लगभग सेम होते हैं, लेकिन हम लोग जो है लगातार पढ़ा रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन आप लोग जो है कई जो अच्छे गहन अध्ययन नहीं कर पाते हैं समझते हुए, तो वो घूम जाते हैं। सेम प्रश्न यहाँ पर भी आ गया, सामान्य लाभ तथा वास्तविक लाभ के अंतर को कहते हैं अधिलाभ। तो उसका जस्ट उल्टा यहाँ पर अधिलाभ का सूत्र है, सूत्र पूछ दिया सीधा सीधा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या आ जाएगा, अधिलाभ का सूत्र है लाभ हानि, ए बराबर ए में क्या है लाभ माइनस हानि, बी भारित औसत लाभ माइनस हानि, सी औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ, सी कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ये औसत लाभ भी वास्तविक लाभ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर जो सूत्र आएगा सी आएगा, औसत लाभ। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने अभी देखा है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। कब बनाया जाता है दोस्तों, नए साझेदार के प्रवेश पर, पुराने साझेदारों के निवृत्ति पर, सी है ए और बी दोनों सही है, और डी फर्म के विघटन पर। तो जैसा आप लोगों को भी पता है कि पुनर्मूल्यांकन खाता नए साझेदार के प्रवेश पर भी बनाया जाता है और पुराने साझेदार के निवृत्ति पर भी बनाया जाता है दोस्तों, है ना। तो फिर इसका जो आएगा आंसर क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में क्या है, पुनर्मूल्यांकन से लाभ हानि को साझेदारों में बांटा जाता है। जो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं हम लोग, तो जो लाभ हानि आता है तो उसको जो है साझेदारों के पूंजी खाता में हस्तांतरित करते हैं हम लोग। तो उसको किस अनुपात में किया जाता है, ए पुराने अनुपात में, बी नए अनुपात में, सी त्याग अनुपात में, डी नफा के अनुपात में। और याद रखें दोस्तों, ये नए साझेदार का क्या है, प्रवेश पर है ये। ठीक है, तो कौन से अनुपात में जो लाभ हानि को साझेदारों में वितरित किया जाता है। हाँ दोस्तों, ये क्या होता है, पुराने अनुपात में। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन से लाभ या हानि, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि, दायित्वों के मूल्य में कमी होने से जो लाभ होता है, ठीक है, वो पुराने साझेदारों को पुराने अनुपात में ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। नए साझेदार द्वारा लाई गई प्रीमियम ख्याति को प्रीमियम बोला जाता है, की राशि पुराने साझेदारों की पूंजी खाता में समाकलन की जाती है। नया साझेदार जो है जब प्रवेश करता है तो उसको हम पूंजी और ख्याति या प्रीमियम जो लाते हैं, मंगाते हैं, लाता है वो, ठीक है, तो उसे किस जो प्रीमियम होता है उसे पुराने साझेदारों को दिया जाता है। तो किस अनुपात में दिया जाता है, नए अनुपात में, पुराने अनुपात में, त्याग अनुपात में, या नफा के अनुपात में। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या रहेगा, त्याग अनुपात में, क्योंकि जो लाएगा वो तो हम जो सेक्रीफाइस करेंगे, हम त्याग करेंगे, उसी के अनुपात में हमें प्राप्त होगा। अगर हमने ज्यादा त्याग किया तो ज्यादा प्राप्त होगा, कम त्याग किया तो कम प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। फर्म के दायित्वों में कमी होने से फर्म को खाली स्थान होता है। फर्म को कुछ दायित्व होते हैं जैसे लेनदार वगैरह हो गए, ठीक है, तो उसमें जो कमी होगी पुनर्मूल्यांकन से, तो क्या फर्म को क्या होगी, लाभ होगा कि हानि होगा। देखिए, फर्म के संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि से फर्म को लाभ होता है, तो दायित्व जो है संपत्ति से उल्टा है, तो दायित्वों के मूल्य में कमी से, है ना, फर्म को क्या होगा, लाभ होगा। तो दायित्वों के मूल्य में कमी, फर्म के दायित्वों में कमी होने से फर्म को क्या होगा, लाभ होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। पुनर्मूल्यांकन से लाभ या हानि कहां हस्तांतरित किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन खाता जब हम बनाते हैं तो लाभ या हानि कहां हस्तांतरित किया जाता है दोस्तों, ये तो ऊपर भी अभी पढ़े हैं, कहां हस्तांतरित किया जाता है, साझेदारों के पूंजी खाता में, पूंजी खाता में। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। फर्म के संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्य में कमी या वृद्धि का लेखा किस खाता में किया जाता है। तो फर्म की संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो गई, दायित्वों के मूल्य में वृद्धि हो गई या कमी हो गई, तो उसका लेखा कहाँ किया जाता है, तो इसका भी उत्तर वही आएगा, क्या, पुनर्मूल्यांकन खाता। फिर से मूल्यांकन कर रहे हैं, पुनर्मूल्यांकन खाता। ठीक है, अधिलाभ किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या है प्रश्न, ये जो ख्याति का प्रश्न है, ये बाद में आपको दिखा रहा हूं। तो ये अधिलाभ किसे कहते हैं, अधिलाभ क्या है इसको मैं पहले भी बताया हूं इसी वीडियो में, कि कोई फर्म जब सामान्य लाभ जो अन्य फर्म है उसके अपेक्षा अधिक लाभ कमा रहा है, वही क्या होता है, अधिलाभ होता है। ठीक है, तो सामान्य लाभ क्या हो जाएगा, औसत लाभ या वास्तविक लाभ, औसत लाभ जिसे वास्तविक लाभ कहेंगे, माइनस सामान्य लाभ।
बराबर अधिलाभ होगा दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखते हैं साझेदारों द्वारा किया गया त्याग अनुपात कुल प्राप्ति अनुपात से होता है। साझेदार जो है नए साझेदार के प्रवेश होने पर त्याग करते हैं अपने हिस्से का कुछ हिस्सा उसको देने के लिए, तो जो पुराने साझेदार का हिस्सा होता है वो ज्यादा होता है कि कम होता है, अर्थात जो पुराना होता है वो। ठीक है, तो कुल लाभ प्राप्ति अनुपात से क्या होता है, कम होता है, बराबर होता है, ज्यादा होता है, सभी गलत है। साझेदार द्वारा किया गया त्याग अनुपात के बारे में पूछ रहे हैं, कुल प्राप्ति अनुपात से कितना होता है, कम होता है कि ज्यादा। तो दोस्तों एकदम निश्चित है ये कम ही रहेगा। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति का जो है अनुपात 5 है, ठीक है, और वो त्याग कर रहा है 2 का, तो कुल लाभ प्राप्ति अनुपात कितना है, उसका ज्यादा है ना, और ये कम है। त्याग जो है कम है और ये जो कुल प्राप्ति अनुपात जो है वो ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा टॉप 20 आपका एमसीक्यू अध्याय 2 ख्याति एवं साझेदार के प्रवेश से। इन जो 20 प्रश्न है दोस्तों, इनके आने की भरपूर संभावनाएं रहेगी। आप विशेष इन सब की तैयारी करें, लगभग सभी प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल हो गए। हाँ, ये हो सकता है कि सेम टू सेम प्रश्न ना पूछ करके क्या करें, थोड़ा सा अंतर, कुछ प्रश्न को तोड़ मड़ोड़ दे, घुमा दे, लेकिन आंसर लगभग सेम ही रहेगा, वही आएगा आंसर, ऐसा रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे हम जो है इसके बाद हमारा क्लास आएगा क्या, ये तो जो है एमसीक्यू हो गया। इसके बाद जो प्रश्न है, कौन कौन से प्रश्न है, क्योंकि इसमें जो है 4 अंक का एक न्यूमेरिकल भी आना है, तो उससे संबंधित प्रश्न मैं बताया कि 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो तीनों प्रकार के प्रश्नों को हम जो है अगले लेक्चर में समझेंगे, जानेंगे। हाँ दोस्तों, अगर कोई आपकी समस्या है, कोई प्रश्न है, तो आप बिल्कुल जो है मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए और वहां अपने सवाल भेजिए, मैं आपके सवाल को हल करूंगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और दोस्तों फिर वही कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और मेहनत करने की शक्ति प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में, आप लोग तैयार रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।